हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 11th क्लास इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 और इसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, जिसे लिखा गया है खुशवंत सिंह के द्वारा। खुशवंत सिंह एक इंडियन राइटर है जो इस तरह की स्टोरीज लिखने के लिए बहुत अधिक फेमस हैं। और इस स्टोरी में उन्होंने अपने दादी माँ जो इनकी ग्रैंड मदर है उनके बारे में बताया है। पोर्ट्रेट का मतलब होता है चरित्र चित्रण या किसी व्यक्ति के बारे में बहुत सारी बातों का जिक्र करना। ये वीडियो बहुत ही शानदार और एनिमेशन के साथ में होने वाला है और मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा आनंद आएगा। तो चलो करते हैं इस शानदार वीडियो की शुरुआत। खुशवंत सिंह कहते हैं कि मेरी ग्रैंड मदर जो है वो सबकी ग्रैंड मदर की तरह बहुत बूढ़ी महिला है और वो बहुत अधिक बूढ़ी होने के साथ साथ में उनके चेहरे पे मुझे झुर्रियाँ भी दिखाई देती हैं और मैं लगभग 20 साल से उनको देख रहा हूँ, वो बिल्कुल ऐसे की ऐसे ही मुझे दिखाई देती है। लोग कहते हैं कि वो कभी बहुत ही आकर्षक और युवा और सुंदर हुआ करती थी, उनके एक पति भी थे, लेकिन मुझे इस बात पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है। मेरे ग्रैंडफादर की जो पोर्ट्रेट है, जो पिक्चर है, वो हमारे ड्राइंग रूम में मेंटल पीस के ऊपर लगी हुई है। उन्होंने एक पगड़ी पहन रखी है और लूज फिटिंग वाले उनके क्लोथ्स हैं। उनकी लंबी वाइट दाढ़ी भी दिखाई दे रही है जो उनके चेस्ट तक जाती है। वो लगभग 100 साल के दिखाई देते हैं और ऐसा लगता है कि उनकी शायद कोई पत्नी नहीं रही होगी, उनके तो बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन रहे होंगे। अगर मैं मेरी ग्रैंड मदर के बारे में बात करूं तो लोग कहते हैं वो बहुत ही सुंदर और अट्रैक्टिव थी। ये विचार जो है वो अपने आप में रिवोल्टिंग है, विद्रोह कर देने वाला है, क्योंकि मैंने मेरी ग्रैंड मदर को हमेशा इसी तरह से पाया है और मैं उम्मीद नहीं कर पा रहा हूँ, विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि कभी वो जवान भी रही होंगी। मेरी ग्रैंड मदर ने मुझे कई बार बताया उन सब खेलों के बारे में जो वो खेला करती थी। जब वो इस तरह की बातें करती है तो वो मुझे प्रॉफिट जो पैगंबर साहब है उनकी जो कहानियां हैं उनकी तरह उनकी बातें लगती है, जिन पे विश्वास करना बहुत ही मुश्किल है। मैंने मेरी ग्रैंड मदर को हमेशा इसी तरह से पाया है। वो बहुत छोटी हैं, थोड़ी सी वो हेल्दी हैं और थोड़ी वो झुकी भी रहती हैं। उनके चेहरे पे मुझे झुर्रियाँ जो हैं जैसे बूढ़े लोगों के होती है उस तरह की मुझे दिखाई देती है। और जब से मैंने उन्हें देखा है मैंने उन्हें इसी तरह का पाया है। वो इतनी अधिक बूढ़ी हो गई हैं कि मुझे लगता नहीं है इससे और अधिक बूढ़ी वो हो सकती है। वो पूरे घर में इसी प्रकार से लंगड़ाते हुए घूमती रहती है और उनका एक हाथ उनकी कमर पे रहता है और उनकी दूसरी हाथ में उनकी माला रहती है। उनके जो बाल हैं वो फैले हुए रहते हैं। उनका जो फेस है वो थोड़ा सिकुड़ा हुआ रहता है। उनको देखने से ऐसा लगता है जैसे माउंटेन में किसी ने बहुत ही शानदार जो लैंडस्केप पेंटिंग है वो बना दी हो, क्योंकि वो बहुत ही सुंदरता का और पवित्रता का प्रतीक हमें दिखाई देती है। उनके मन में बहुत ही शांति और बहुत ही संतुष्टि वाली भावनाएं हमें देखने को मिलती है। मैं और मेरी दादी बहुत अच्छे दोस्त बन गए। मेरे पेरेंट्स जब मुझे छोड़ के शहर में चले गए थे उसके बाद से मैं और मेरी दादी एक साथ में हैं। वो रोज सुबह मुझे उठाती है, स्कूल के लिए तैयार करती है और जब वो मुझे स्कूल के लिए तैयार करती है तो एक ही आवाज़ में वो मॉर्निंग वाली प्रेयर को गाती है ताकि मैं उसे सुन सकूं और उसको मन से याद कर सकूं। लेकिन मैंने कभी भी इसे मन से याद करने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि मुझे मेरी दादी की आवाज़ अच्छी लगती थी, इसलिए मैं उसे सुनता था और मैंने उसे याद करने के लिए कभी भी नहीं सोचा। मुझे तैयार करने के बाद में वो मेरी वुडन स्लेट, चौक और मेरा इंक पोट और मेरा पेन जो है उनको एक बंडल में बांध के मुझे दे देती थी। और उसके बाद में थोड़ा सा ब्रेकफास्ट लेने के बाद में, जो कि ठंडी रोटी के साथ में बटर और शुगर डाला हुआ होता था, उसे मैं लेता था। और उसके बाद में मेरी दादी माँ कुछ ठंडी रोटियों को गांव के कुत्तों के लिए भी ले लिया करती थी। मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ में स्कूल जाया करती थी, क्योंकि मेरे स्कूल के पास में एक मंदिर था। वहाँ के प्रीस्ट जो है वो हम लोगों को अल्फ़ाबेट और मॉर्निंग प्रेयर सिखाया करते थे और हम सारे बच्चे जो हैं एक साथ वरांडा में बैठ के अल्फ़ाबेट और प्रेयर जो है वो कोरस में यानी एक साथ में गाया करते थे। और इस समय वो मंदिर में होती थी और वो धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करती थी। जब हम दोनों अपने काम से फ्री होते थे तब हम वापस साथ में जाया करते थे। वापस लौटते हुए विलेज के जो डॉग्स हैं वो हमारे पीछे पीछे आया करते थे और लड़ते झगड़ते हुए हमारे द्वारा जो डाली गई चपातीस थी उनको वो खा लिया करते थे और उनके लिए वो शोर शराबा भी करते थे। मेरे पेरेंट्स सिटी में कंफर्टेबली सेटल हो गए तब उन्होंने हमें वहां बुला लिया और ये हमारे जीवन का एक टर्निंग पॉइंट था। हालांकि हम दोनों एक ही रूम में रहते थे,
लेकिन अब दादी माँ जो है मेरे साथ स्कूल नहीं आ सकती थी। मैं इंग्लिश स्कूल में एक मोटर बस में जाया करता था और उस समय स्ट्रीट्स में कोई डॉग्स भी नहीं हुआ करते थे, तो मेरी दादी माँ ने डॉग्स की जगह छोटे पक्षियों को अपना लिया था। मेरी दादी माँ कोर्टयार्ड में जाने के बाद में कुछ दाना डालती थी ताकि छोटी छोटी चिड़िया जो है उस दाने को आसानी से खा सके। इसी प्रकार से धीरे धीरे समय बीतता गया और हम लोग एक दूसरे से थोड़े थोड़े दूर होते गए। कुछ समय तक तो वो मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी, लेकिन बाद में मैं बड़ा हो गया और अपने आप ही तैयार होने लगा। इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने के बाद में मैं जब वापस आता था तो मेरी दादी माँ को बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया करता था, जिसमें वेस्टर्न साइंस, लर्निंग, लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल और भी दुनिया की बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया करता था। इससे मेरी दादी माँ बहुत दुखी होती थी, क्योंकि अब वो मेरी पढ़ाई में सहायता नहीं करती थी और उन्हें इस बात को जानकर बहुत ही निराशा हुई कि यहाँ के स्कूल में गॉड और धार्मिक ग्रंथों के बारे में किसी प्रकार की शिक्षा नहीं दी जाती है। एक बार मुझे म्यूजिक लेसन्स भी सिखाए गए। मेरी दादी माँ को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। मेरी दादी माँ का मानना था कि म्यूजिक का जो संबंध है वो छोटे लोगों से है, अच्छे लोगों के द्वारा म्यूजिक को नहीं सीखा जाता है और म्यूजिक को सीखने की जो मोनोपोली है, एकाधिकार है, वो तो भिखारियों का और गलत काम करने वाली महिलाओं का ही है, ये हमारे लिए नहीं है। हालांकि उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी जो शांति थी उसमें मैं समझ गया था कि उन्हें ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और इसके बाद में मेरी दादी माँ ने मुझसे बात करना बहुत कम कर दिया था। जब मैं यूनिवर्सिटी चला गया पढ़ने के लिए तो मुझे एक अलग रूम दे दिया गया और इस प्रकार से हम दोनों का जो एक साथ रहने का जो लिंक था वो भी खत्म हो गया। मेरी दादी माँ ने बिना किसी दबाव के अपने आप को मुझसे अलग कर लिया। वह जब भी फ्री होती थी तो अपने डाइनिंग व्हील वाले चरखे पे काम किया करती थी। सुबह से शाम तक वो यही काम करती थी और प्रेयर्स गाया करती थी। दोपहर के समय में वो थोड़ी देर आराम करती थी और जब वो थोड़ी देर आराम करती थी तो उस समय आंगन में जितनी भी ये चिड़ियाएं आती थी उनको दाना डाला करती थी और उनके साथ में वो आनंद लिया करती। उनका जो शोर है वो मेरी दादी माँ को बहुत अधिक पसंद था। वो चिड़ियाएं जो है दादी माँ के पैर के पास, शोल्डर के पास में आ जाया करती थी और दादी माँ कभी भी उन्हें नहीं दूर भगाती थी। मेरे हिसाब से उनके दिन का सबसे अच्छा पल यही हुआ करता था। कुछ समय बाद में मैंने ये डिसाइड किया कि मैं पढ़ने के लिए बाहर चला जाऊंगा। मेरी दादी माँ जो है ये जानकर बहुत अधिक अपसेट हुई। मैं अब लगभग 5 साल के लिए बाहर जाने वाला था। इस एज पे दादी माँ के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि मैं जब वापस लौट के आऊंगा तो दादी माँ मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन मेरी दादी माँ बिल्कुल भी इस मामले में सेंटिमेंटल नहीं हुई। वो मुझे छोड़ने के लिए स्टेशन आई थी, उनके पास उनकी माला थी, उन्होंने मुझे शांति से अलविदा किया, उन्होंने मेरे माथे पे किस किया और आज तक भी मैं उस कांटेक्ट को महसूस कर सकता हूँ। मैंने ये सोचा था कि शायद मैं 5 साल बाद में आऊँगा तो दादी माँ से मिल पाऊंगा या नहीं मिल पाऊंगा, पर ऐसा नहीं हुआ। 5 साल बाद में जब मैं वापस आया तो स्टेशन पे दादी माँ मुझे मिली। वो एक दिन भी अधिक बूढ़ी नहीं लग रही थी। जैसा मैंने उन्हें छोड़ा था वो बिल्कुल वैसी ही लग रही थी और मेरे आने के बाद में उन्हें बहुत अधिक खुशी हुई थी। मेरे आने के पहले दिन उन्होंने चिड़ियाओं के साथ बहुत अधिक समय बिताया और उनको डांटने फटकारने में बहुत अधिक आनंद लिया था। शाम के समय उनमें बहुत अधिक बदलाव आ गया। उन्होंने प्रार्थना करना छोड़ दिया, आसपास की महिलाओं को इकट्ठा कर लिया, एक पुराना ड्रम ले लिया और काफी समय तक उस ड्रम को बजाती रही और वो लोग भजन वगैरह, गीत वगैरह, योद्धाओं के वापस लौटने पे जो गीत गाए जाते हैं उनको गाने लगी। हमने उन्हें समझाने का बहुत अधिक प्रयास किया लेकिन वो समझने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। ये पहली बार था जब उन्होंने प्रे करना छोड़ा था, प्रार्थना को छोड़ा था। वो बीमार हो गई थी, उन्हें थोड़ा बुखार था और डॉक्टर ने उन्हें रेस्ट करने के लिए कहा था, लेकिन ग्रैंड मदर ने इस बात को बिल्कुल अलग तरीके से सोचा। उन्होंने कहा कि मेरा अंतिम समय नज़दीक आ चुका है और मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मेरे अंतिम समय से पहले मैंने प्रेयर करना छोड़ दिया और अब मैं 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करूंगी। अब मैं पूरी तरह से प्रेयर करूंगी। हमने इस चीज़ का विरोध किया लेकिन उन्होंने हमारे विरोध को बिल्कुल दरकिनार कर दिया। वह अपने बेड पर लेट गई
और अपनी माला को जपने लगी। और इससे पहले कि हम लोग उन पे संदेह कर पाते, उनकी माला उनके हाथ से गिर गई। मेरी दादी माँ मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चली गई। उनके चेहरे पे एक अजीब पीलापन दिखाई दिया जब वो हमें छोड़ के चली गई थी। एक कस्टम के अनुसार हमने उन्हें उनके बेड से उठाया और ग्राउंड पे लेटा दिया और एक रेड कपड़े से उनके शरीर को ढक दिया। कुछ समय बाद में हमारे दादी माँ की अंतिम यात्रा की जो तैयारियां थी वो पूरी हो चुकी थी और हमने वहां पे एक अजीब बात को देखा कि जब हम हमारी दादी माँ को लेके जा रहे थे तो हजारों की संख्या में वहां हमें चिड़िया देखने को मिली और वो जो चिड़िया थी वो बहुत अधिक आवाजें कर रही थी। आज उनको दादी माँ दिखाई नहीं दे रही थी। मेरी मदर ने उनको कुछ दाने डाले, लेकिन वो चिड़िया जो है वो बिल्कुल भी दानों को खाने के लिए तैयार नहीं थी। शायद वो भी समझ चुकी थी कि मेरी दादी माँ जो है उन्हें छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी है। और अगले दिन वो जो दाने थे वो डस्टबिन में हमें डालने पड़े। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपने देखा कि इस कहानी में किस प्रकार से एक बच्चा जो है उसका दादी माँ से बहुत अधिक लगाव होता है और अंतिम समय तक उनका प्रेम जो है वो बहुत अधिक मात्रा में बना रहता है। मैं उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार के अन्य वीडियोस को देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।